नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ड्रग अलर्ट सूची ने देश भर में दवा की गुणवत्ता से जुड़ी व्यापक समस्याओं को उजागर किया। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 और माह के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष पूरे हुए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 रिपोर्ट जारी की। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिड्सको की ड्रग अलर्ट सूची ने देश भर में दवा की गुणवत्ता से जुड़ी व्यापक समस्याओं को उजागर किया। इस ड्रग अलर्ट सूची के अनुसार पैरासिटामोल, पेन डी, कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स आदि सहित 50 से अधिक दवाओं के नमूनों में गुणवत्ता अनुरूप मानकों का अभाव है। सूची में बताया गया है कि अधिकांश राज्यों ने दवाओं की गुणवत्ता पर डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। इसी के साथ सबसे पहले भारत में ड्रग रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। भारत में दवाओं का रेगुलेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, DC एक्ट और संबंधित ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत किया जाता है। देश में दवाओं की निरंतर निगरानी का काम सिड्सको को सौंपा गया है। इस निकाय की अध्यक्षता ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा की जाती है। यह दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के आकलन के आधार पर मासिक रूप से गुणवत्ता अनुरूप मानक का अभाव या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी NSQ सूची जारी करता है। इसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA कुछ कार्यों के लिए उत्तरदायी भी है, जैसे नियंत्रित बल्क ड्रग्स की कीमतों को तय या संशोधित करना, दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना और दवाओं की कमी की स्थिति में आवश्यक कदम उठाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पब्लिक हेल्थ राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें भी स्टेट ड्रग रेगुलेटिंग एजेंसियों SDRAs के माध्यम से दवाओं का रेगुलेशन करती हैं। भारत में मौजूद ड्रग रेगुलेशन से जुड़ी समस्याओं पर गौर करें तो इस ओर पहली मुख्य समस्या है निर्देशों के कार्यान्वयन में असमानता। DCGI द्वारा प्रतिबंधित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस FDCs वाली कई दवाइयों के विनिर्माण हेतु राज्य की इकाइयों को लाइसेंस दिया जा रहा है। साथ ही ड्रग रेगुलेशन के मामले में अधिकारियों का विवेकाधिकार भी चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स में दवाओं के रेगुलेशन के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान नहीं किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षित और पर्याप्त कर्मियों की भी कमी है। इस समस्या की पहचान माशेलकर समिति 2003 ने की थी। इनके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि SDRAs और केंद्र के बीच समन्वय का अभाव और उपयुक्त अवसंरचना और वित्त पोषण की कमी आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम में कुछ उपाय सोचे गए हैं, जिससे इनमें सुधार हो सकता है। पहला है प्रौद्योगिकी का उपयोग। सभी प्रकार की सेवाओं और राज्यों में डिजिटल सॉफ्टवेयर जैसे XLN के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है नेशनल ड्रग अथॉरिटी। माशेलकर समिति ने ड्रग रेगुलेशन फ्रेमवर्क में सुधार हेतु सिफारिश के तौर पर इसके गठन का प्रस्ताव किया है। और तीसरा है रिकॉल ऑर्डर्स का सख्ती से कार्यान्वयन। वर्तमान में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 और माह के लिए सशस्त्र बल अधिनियम यानी AFSPA अफ्स्पा को बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पहले से लागू सशस्त्र बल अधिनियम अफ्स्पा 1958 को और 6 महीने का विस्तार दिया है। इन्हें अफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में अफ्स्पा कानून नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। आपको बता दें कि अफ्स्पा जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 के माध्यम से लागू है। खबर की शुरुआत में अफ्स्पा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करना है।
अफस्पा की धारा 3 के बारे में बात करें तो राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या केंद्र सरकार किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संपूर्ण भाग या कुछ भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन को सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अफस्पा अधिनियम की धारा 4 सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करती है। हालांकि इन विशेष शक्तियों का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करने का निर्देश है। उचित चेतावनी देने के बाद सशस्त्र बल के सदस्य कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं या बल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यदि पर्याप्त संदेह हो तो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अफस्पा के तहत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अब अफस्पा यानी AFSPA से जुड़ी चिंताएं जान लेते हैं। पहली चिंता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अफस्पा संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। यह कानून मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र यानी UDHR इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। और अंत में केंद्र राज्य विवाद। अफस्पा शांतिपूर्ण समय के दौरान भी राज्यों की स्वायत्ता को कम करता है। खबर के अंत में इस संदर्भ में आगे की राह को समझ लेते हैं। केंद्र सरकार को 2004 में गठित जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना चाहिए। इस समिति ने कई सिफारिशें की थी, जैसे अफस्पा को निरस्त करना चाहिए और अशांत क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में उचित प्रावधान शामिल करने चाहिए। इसके अलावा जमीनी स्तर के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बॉटम अप गवर्नेंस मॉडल को लागू करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सिस्टम लॉन्च किए। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्वदेश में ही तैयार किए गए हैं। इन्हें बनाने में 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता के संस्थानों में स्थापित किया गया है। जॉइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाएगा। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC दिल्ली में स्थापित सुपर कंप्यूटर मटेरियल साइंस और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। SN बोस सेंटर कोलकाता में स्थापित सुपर कंप्यूटर भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में एडवांस्ड अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अर्का और अरुणिका नामक नए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सिस्टम भी लॉन्च किए हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, झंझावत इत्यादि के बारे में सटीक स्थिति बताने और बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करने में मदद करेंगे। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए थोड़ी जानकारी सुपर कंप्यूटर के बारे में प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़े और अधिक शक्तिशाली मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं। ये टास्क को कई भागों में विभाजित कर देते हैं और फिर एक साथ उनको प्रोसेस करते हुए जटिल गणनाओं को हल करते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड FLOPS में मापी जाती है। वहीं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM की बात की जाए तो ये मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शैक्षिक जगत, शोधकर्ताओं, MSME और स्टार्टअप्स की बढ़ती कंप्यूटेशनल मांगों को पूरा करने के लिए देशों को सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। यह मिशन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। इस मिशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उपयोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, सिमुलेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा सहयोग, भूकंपीय विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इसी के साथ खबर के आखिर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इस संस्था ने सुपर कंप्यूटर्स की परम सीरीज विकसित की है। इनमें परम 8000 और परम 10000 शामिल है। परम 8000 भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे 1990 में बनाया गया था। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे औपचारिक रूप से बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन यानी BBNJ समझौते के रूप में जाना जाता है। इसे 2023 में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। गौरतलब है कि भारत में इस समझौते को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है। खबर की शुरुआत में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर समझौते यानी अग्रीमेंट ऑन मरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे खुले समुद्र की संधि अर्थात हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी UNCLOS के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और उसके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। आइए अब समझौते की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इसके तहत जैव विविधता से समृद्ध महासागरीय क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को निर्धारित और सीमांकित किया जाएगा। इसके तहत पक्षकार देश खुले समुद्र यानी हाई सीज से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभुता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस समझौते के महत्व के बारे में बात करें तो यह भारत को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ से बाहर के क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। इससे कई सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG, विशेष रूप से SDG 14 जलीय जीवन को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे समुद्री संरक्षण संबंधी भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। और अंत में इससे पारंपरिक ज्ञान और सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते में 4 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये 4 मुद्दे क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं। पहला मुद्दा है समुद्री आनुवांशिक संसाधन, जिसमें लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारा शामिल है। अगला है समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित क्षेत्र आधारित प्रबंधन जैसे उपाय। इसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और अंत में क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी UNCLOS के बारे में बात करें तो इसे 1982 में अपनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। यह कन्वेंशन 1994 में लागू हुआ। इसके तहत विश्व के महासागरों और समुद्रों के लिए कानून एवं व्यवस्था का एक व्यापक फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। खबर के अंत में खुले सागर यानी हाई सीज के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें महासागर के वे सभी भाग शामिल हैं जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, प्रादेशिक समुद्र, आंतरिक जल या किसी द्वीपीय देश के द्वीप समूह जल के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा खुले सागर और उससे जुड़े संसाधन किसी भी देश के प्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होते हैं। खुले सागर महासागर का 64% हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष पूरे हुए। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा बैंक भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI था। इसे 1974 में सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर आधुनिक MFIs की नींव रखी थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में कार्यरत MFIs के लिए विनियामकीय निकाय है। RBI द्वारा गठित मालेगाम समिति 2010 ने NBFC MFI को विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क की सिफारिश की थी। NBFC का आशय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से है। माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त के बारे में बात करें तो औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही माइक्रो फाइनेंस कहलाता है।
माइक्रो फाइनेंस के तहत वित्तीय सेवाओं में सेविंग अकाउंट, फंड ट्रांसफर, माइक्रो बीमा जैसी सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस सेक्टर का काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि ये वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का एक प्रभावशाली साधन है। ये स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में योगदान भी देता है। साथ ही ये गरीबी उन्मूलन एवं समग्र ग्रामीण विकास में भी योगदान देता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि MFIs के लिए उच्च ट्रांजैक्शन लागत। इसका मुख्य कारण ये है कि MFIs बड़ी संख्या में छोटे छोटे ऋणी को सेवाएं प्रदान करते हैं। अगली मुख्य चुनौती है जमानत या कोलेटरल का अभाव। किसी कोलेटरल के बगैर दिए गए ऋण की वापसी अपने आप में एक कठिन कार्य है। तीसरी मुख्य चुनौती है उच्च ब्याज दरें। MFIs प्रायः वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। साथ ही उच्च ऋण लागत भी एक बड़ी समस्या है। MFIs को भी अक्सर सस्ता वित्त पोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। इनके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ऋण लेने वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव, साहूकारों पर निर्भरता आदि। खबर के आखिर में भारत में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक नजर डालते हैं। पहला है स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसका उद्देश्य SHG के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि करना है। साथ ही इसके तहत आय सृजन न करने वाली गतिविधियों के बजाय उत्पादन आधारित गतिविधियों हेतु ऋण पर बल दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, NBFC आदि के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट एवं गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को शिशु, किशोर या तरुण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तरुण श्रेणी के तहत पहले लिए गए ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने वालों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए की सीमा को 2024 के केंद्रीय बजट में बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 रिपोर्ट जारी की। विश्व नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII सरकारों को नवाचार आधारित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने में मदद करता है। ध्यान देने वाली बात है कि यह सूचकांक WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD यानी INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। नवाचार यानी इनोवेशन को मापने वाले मानदंडों में शामिल है संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान अवसंरचना, ऋण, निवेश, लिंकेज, ज्ञान का सृजन, प्राप्ति और प्रसार और रचनात्मक आउटपुट। खबर की शुरुआत में GII 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सूचकांक में स्विट्जरलैंड की रैंकिंग प्रथम स्थान पर बरकरार है। उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है। इसके अलावा भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत की रैंकिंग मुख्यतः ICT यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात, वेंचर कैपिटल की प्राप्ति और अमूर्त परिसंपत्ति इंटेंसिटी जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों पर अधिक निर्भर है। गौरतलब है कि किसी कंपनी की कुल वैल्यू में अमूर्त परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी को अमूर्त परिसंपत्ति इंटेंसिटी यानी इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GII 2024 की थीम सामाजिक उद्यमिता के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। सामाजिक उद्यमिता सामाजिक या पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए इनोवेटिव संगठनात्मक मॉडल तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। सामाजिक उद्यमिता के महत्व की बात करें तो पहला है आर्थिक योगदान। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में इसका योगदान लगभग $2 ट्रिलियन के बराबर है। अगला है रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। लगभग 10 से 11 मिलियन सामाजिक उद्यम और लगभग 30 मिलियन सामाजिक उद्यमी करोड़ों लोगों को स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
इसके साथ ही यह गरीबी से निजात दिलाने, पर्यावरण के नुकसान की समस्या से निपटने तथा नस्लीय और सामाजिक अन्याय को दूर करने में मदद करती है। खबर के अंत में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य ऐसी संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली विकसित करना है जो रचनात्मकता को पुरस्कृत करने के साथ साथ नवाचार को भी प्रोत्साहित करे और आर्थिक विकास में योगदान दे। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। भारत 1975 से इसका सदस्य है। इसमें मौजूद प्रमुख संधियों में औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998, साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1928 और पेटेंट सहयोग संधि 1998 शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत इन तीनों संधियों का पक्षकार है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। देश ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया। भगत सिंह का जन्म पश्चिमी पंजाब के लायलपुर में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। वे क्रांतिकारी समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद के आदर्शों से प्रभावित थे। शहीद भगत सिंह के योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। साथ ही उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA किया था। इसके अलावा 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। यह बम पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में मैं नास्तिक क्यों हूं, द जेल नोटबुक आदि शामिल है। हम उनसे देशभक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत के घरेलू 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत 6G अलायंस के साथ बैठक की। यह घरेलू उद्योग एवं शिक्षा जगत, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और मानक संगठनों का गठबंधन है। इसे सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। भारत को ग्लोबई यानी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल का लाभ उठाने हेतु अमेज़न के साथ 2 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीन ने दशकों में पहली बार प्रशांत महासागर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया। ICBMs को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1959 में तैनात किया गया था। ICBMs द्वारा 5,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जा सकती है। कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्य समूह 2013 की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसने पश्चिमी घाट के लगभग 37% भाग को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने की सिफारिश की थी। यूरोपीय संघ ने 30 दिसंबर 2024 से अपने EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय लिया है। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक दुर्लभ मौसमी घटना के कारण एटूर नगरम वन्य जीव अभयारण्य में हजारों पेड़ नष्ट हो गए। ये वारंगल, तेलंगाना में स्थित है। ये सबसे पुराने वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। इसे 1953 में स्थापित किया गया था। ये अभयारण्य लखनावरम झील से घिरा हुआ है। बिहार में जीवित पुत्रिका उत्सव के दौरान अलग अलग हादसों में 37 बच्चों समेत 43 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये हिंदू धर्म का त्योहार है। ये मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।